नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित गर्ग और आज हम देखने जा रहे हैं किस प्रकार जब कोर्ट शब्दों को लेकर अपने इंटरप्रिटेशन को चेंज करती है तो किस प्रकार लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है और उनके अधिकारों में वृद्धि हो सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें आर्टिकल 21 देखना होगा, क्योंकि इस सारी जो आज की जो सारी डिबेट रहने वाली है वो इसी के संदर्भ में रहने वाली है। आर्टिकल 21 किसके बारे में है? इसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की चर्चा की गई है, यानी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। और इसमें यह लिख रखा है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से किसी को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अकॉर्डिंग ही किसी की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को वंचित किया जा सकता है, यानी यह सरकार की मनमानी को रोकता है। तो आगे हम देखते हैं अब इसमें प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम राजतंत्र के समय में चलते हैं। जब राजा महाराजाओं का शासन होता था तब वे अपनी मनमानी के अनुसार ही किसी भी व्यक्ति को उठा लेते थे या उन पे कोड़े मारने का आदेश दे देते थे या मृत्युदंड तक दे देते थे। तब उनकी प्रजा को यह अधिकार नहीं था कि वह राजा से पूछ सके कि कौन से कानून के तहत आप ऐसा कर रहे हो, हमारी क्या गलती है, या उसके विरुद्ध किसी कोर्ट में नहीं जा सकते थे। तो राजतंत्र में इस प्रकार राजा की एक तरफा मनमानी चलती थी। उसके बाद जैसे जैसे लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ और कोर्ट को शक्ति प्राप्त हुई, वैसे वैसे रूल ऑफ लॉ स्थापित हुआ। रूल ऑफ लॉ जो सबसे पहले डाइसी द्वारा इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, यह इसका उद्गम मूलतः यूके में माना जाता है। रूल ऑफ लॉ इस बारे में चर्चा करता है किसी व्यक्ति की मनमानी नहीं चलनी चाहिए, यानी कानून का शासन होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही सब कार्य होने चाहिए। और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इसी की चर्चा करता है, यानी कोर्ट के पास जब किसी लॉ के अगेंस्ट जब कोई केस आता है तब कोर्ट यह देखता है कि वो जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही यह कार्रवाई हुई है क्या नहीं, और वो जो लॉ है वो पार्लियामेंट या जो लेजिस्लेचर है उसके द्वारा पारित है क्या नहीं, यानी जिसको यह पारित करने की शक्ति है उसके द्वारा निर्मित कानून के अनुसार ही कोई कार्यवाही हुई है क्या नहीं। जबकि राजतंत्र में क्या था, एक तरफा राजा की मनमानी के अनुसार ही कार्यवाही होती थी। तो इस प्रकार नागरिकों को एक कदम आगे बढ़कर अधिकारों की प्राप्ति हुई कि वह मनमानी के विरुद्ध लेजिस्लेचर या लेजिस्लेचर नहीं, इसमें जुडिशरी में या कोर्ट में जाकर उसके विरुद्ध केस कर सकते हैं। और यह पार्लियामेंट्री सुपरमेसी को स्थापित करता है, यानी इसमें जो लेजिस्लेचर है वो पावरफुल होता है। इसमें यानी संसद ने जो एक बार कानून का निर्माण कर दिया उसके अकॉर्डिंग ही सब कार्य होगा, जिससे जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, कानून को निर्मित करने वाली संस्था है, उसकी सुपरमेसी स्थापित हो जाती है। और यह जो ब्रिटेन है उसमें यह हमें देखने को मिलती है। किंतु हमारे संविधान में जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है वो ऐसा माना जाता है कि जापान से लिया गया है, जापान के संविधान से, क्योंकि हम जानते हैं कि जो यूके का संविधान है वो एक लिखित संविधान नहीं है। तो जापान के संविधान में यह मेंशन्ड है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अकॉर्डिंग ही कोई भी कार्यवाही होगी, और वहाँ से हमारे संविधान में इसे लिया गया है। अब भारतीय संविधान में सबसे पहले ए.के. गोपालन केस के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा इसकी चर्चा की गई, और जब तक मेनका गांधी का केस 1978 में नहीं हो जाता तब तक इसके अकॉर्डिंग ही सब निर्णय दिए जाते थे सुप्रीम कोर्ट द्वारा।
तो उम्मीद है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के बारे में आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, यानी विधि की उचित प्रक्रिया क्या है। अब यह प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के एक आगे का चरण है, एक कदम आगे बढ़कर नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है। अब इसमें यह तो देखा जाता है कि किसी के मनमाने कार्यवाही तो नागरिकों को पर नहीं हुई, यानी कानून के अनुसार तो कार्य हुआ ही है। उसके अलावा यह इस बात की भी जांच इसमें सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट कर सकता है कि उसमें जो वो लॉ है वह उचित है क्या नहीं, वो फेयर है क्या नहीं, वो रीज़नेबल है क्या नहीं। इस प्रकार की भी जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग की जा सकती है। और यह जो कंसेप्ट है हमने लिया है यूएसए से। हम जानते हैं कि यूएसए में यूके की तुलना में जो जुडिशरी है उसको ज़्यादा अधिकार प्राप्त है, ज़्यादा पावर प्राप्त है, क्योंकि वहाँ पार्लियामेंट्री सुपरमेसी नहीं पाई जाती। जो सरकार के तीनों अंग हैं उनको समान रूप से शक्ति दी जाती है। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को हम समझने के लिए एक काल्पनिक उदाहरण ले सकते हैं। मान लो एक भूखा बच्चा किसी दुकान से कुछ टॉफ़ियाँ उठाकर भागता है और उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब उसके माता पिता कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में यह कहते हैं कि क्या इस छोटे से अपराध के लिए किसी बालक का पूरा बचपन छीना जा सकता है। तो इसमें यदि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है तो कोर्ट इस बात की जांच करेगा कि कानून में यह लिखा गया है क्या नहीं। यदि कानून में लिखा गया है कि सभी प्रकार की चोरियों के अनुसार जेल होगी ही होगी तो कोर्ट इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। अब जबकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में यदि लागू है तो कोर्ट इस बात की भी जांच कर सकता है, ठीक है कानून में तो ये लिखा गया है किंतु ये जस्ट फेयर और रीज़नेबल भी है क्या नहीं, क्या कुछ टॉफ़ियों के पीछे किसी बच्चे का पूरा बचपन छीना जाना चाहिए क्या नहीं। तो इस प्रकार जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से एक कदम आगे बढ़कर नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है। और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा है वो मेनका गांधी केस में 1978 में इसे अपनाया गया। हालांकि जो हमारा संविधान का आर्टिकल 21 है उसमें आज भी यह प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ शब्द ही लिखा गया है, किंतु इसके साथ कोर्ट जब यह भी देखने लगी कि जो लॉ है वो जस्ट फेयर और रीज़नेबल भी है क्या नहीं, तो उसमें अप्रत्यक्ष रूप से ड्यू प्रोसेस ऑफ जो लॉ की भावना है उसको भी हमारे जुडिशरी द्वारा अपना लिया गया है। तो उम्मीद है आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के बारे में अंतर पता चला होगा। अब हम A.K. गोपालन केस और मेनका गांधी केस क्या था इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं ताकि आपकी समझ इस पर और बेहतर हो सके। अब सबसे पहले हम A.K. गोपालन केस देखते हैं। अब देखते हैं कि A.K. गोपालन थे कौन। A.K. गोपालन जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय के एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता थे और स्वतंत्र भारत में जब प्रथम चुनाव हुए थे तब सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी जिसको 364 सीटें प्राप्त हुई थी आम चुनावों में। और उसके बाद दूसरे नंबर पर सीधे CPI थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, जिनको केवल 16 सीटें प्राप्त हुई थी। और इन 16 सीटों में एक सीट A.K. गोपालन की भी थी। तो आपको समझ आया होगा कि A.K. गोपालन कितने बड़े कम्युनिस्ट नेता थे। तो इनको मद्रास सरकार द्वारा PDA 1950 के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब PDA का अर्थ होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी सामान्यतः तो क्या होता है जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तब पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर जेल में डाला जाता है, क्यों, परंतु इसमें
प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है, जब किसी व्यक्ति पर शक होता है कि यह भविष्य में बड़ा अपराध करेगा तो उसको पहले ही जेल में डाल दिया जाता है ताकि भविष्य में होने वाली हानियों से बचा जा सके। तो सरकार, मद्रास सरकार थी, उसको यह अंदेशा था कि जो यह A.K. गोपालन है वो भारत में कम्युनिस्ट क्रांति कर सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं, या अन्य किसी प्रकार की जो पब्लिक ऑर्डर है उसको डिस्टर्ब करने के लिए कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसलिए मद्रास सरकार द्वारा A.K. गोपालन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये जो PDA है, PDA एक्ट है, इसका निर्माण का अधिकार भारतीय संसद को आर्टिकल 22 में दिया गया है। तो अब ये जो A.K. गोपालन है, यह इसके विरुद्ध कोर्ट में जाते हैं। उनके अनुसार जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है और जो अनुच्छेद 19 का क्लोज 1 का सब क्लोज जो D है, इन दोनों में जो अधिकार दिए गए हैं, मेरे इन दोनों अधिकारों का हनन सरकार द्वारा किया गया है। क्योंकि 21 में हमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की छूट दी गई है, यानी किसी व्यक्ति को बिना कारण से ऐसे ही उसकी पर्सनल लिबर्टी को छीना नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ 19(1)D में यह लिखा गया है कि व्यक्ति को भारत की सीमा के भीतर फ्रीली मूवमेंट का अधिकार है, यानी आबाद रूप से कहीं भी आ जा सकता है, इसके लिए उसे रोका नहीं जा सकता। तो जब मद्रास सरकार द्वारा A.K. गोपालन को जेल में डाल दिया जाता है तो उनके ये दोनों अधिकार छीन लिए जाते हैं और इसके विरुद्ध ही A.K. गोपालन सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय काफ़ी सीमित माना जाता है, यानी उसमें जो आर्टिकल 21 में अधिकार दिया गया उसकी काफ़ी सीमित व्याख्या की गई, क्योंकि उसमें प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, उसी को अपनाया गया। इसमें कहा गया क्योंकि सरकार ने यह कार्यवाही कानून के तहत किया और कानून में यह सरकार को अधिकार प्राप्त है कि वह ये कार्य कर सकती है, तो इसमें कोई प्रकार की का संवैधानिक प्रश्न खड़ा नहीं होता। तो इस प्रकार A.K. गोपालन को किसी प्रकार की रियायत नहीं मिली और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अनुसार ही अनुच्छेद 21 है उसकी सीमित व्याख्या की गई। इसके बाद जब तक मेनका गांधी केस नहीं हो जाता तब तक प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अकॉर्डिंग ही हमारी कोर्ट द्वारा निर्णय दिए गए। अब हम मेनका गांधी केस देखते हैं, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की भावना को भी शामिल कर लिया। मेनका गांधी जो इंदिरा गांधी है, इनकी डॉटर इन लॉ थी, यानी जो संजय गांधी थे उनकी वाइफ थी। अब हम जानते हैं 1975 से लेकर 1977 तक देश में इमरजेंसी इंदिरा सरकार द्वारा लगाई गई और इस इमरजेंसी में विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला गया और उन्हें टॉर्चर किया गया। परंतु जब 1977 में इमरजेंसी हटाई गई और चुनाव हुए, उसमें इंदिरा सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा जब विपक्ष की एक तरफा जीत हो गई। अब इंदिरा गांधी, संजय गांधी समेत पूरे परिवार को यह अंदेशा था कि उन्हें भी जेल में अब डाला जा सकता है। तो मेनका गांधी जो इंदिरा गांधी की डॉटर इन लॉ थी, इनके द्वारा पासपोर्ट बनाया गया और विदेश जाने की तैयारियां स्टार्ट कर दी गई। किंतु इसी बीच क्या होता है, पासपोर्ट एक्ट 1967 द्वारा, जो पासपोर्ट एक्ट 1967 है, इसमें पासपोर्ट ऑफिसर द्वारा इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है, क्योंकि इस एक्ट की जो धारा 10 है उसमें यह अधिकार पासपोर्ट ऑफिसर को दिया गया है कि यदि किसी नागरिक पर संदेह हो तो उसका पासपोर्ट जब्त किया जा सकता है। इसके विरोध में मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। उनके अनुसार यह मेरे आर्टिकल 21 का उल्लंघन है,
क्योंकि इसके द्वारा मेरी पर्सनल लिबर्टी को छीना जा रहा है। मेरे जो फ्रीली मूवमेंट है उसको रोका जा रहा है सरकार द्वारा। अब यदि सरकार अब तक जैसा कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अकॉर्डिंग केस की सुनवाई करती आई है, उसके अकॉर्डिंग की जाती, तो क्योंकि यह कार्य किसी कानून के तहत ही किया गया है और यह कानून संसद द्वारा ही निर्मित है, तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट मेनका गांधी की कोई सहायता नहीं कर सकती थी। किंतु इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह ऐतिहासिक निर्णय दिया गया कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में हम इस बात की भी जांच कर सकते हैं कि जो ये कानून है वो जस्ट, फेयर और रीज़नेबल भी है क्या नहीं। तो इस आधार पर जांच करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी को रियायत प्रदान की। तो हम देखते हैं कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिखा होने के बावजूद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की भावना को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपना लिया गया और जब से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसके अंतर्गत जो व्याख्याएं की उसके द्वारा नागरिकों को के अधिकारों में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। इसके तहत आर्टिकल 21 में गहरी निद्रा के अधिकार से लेकर राइट टू प्राइवेसी के अधिकार तक को शामिल कर दिया गया और यहाँ तक कि पशु पक्षियों के अधिकार को आर्टिकल 21 का भाग सुप्रीम कोर्ट द्वारा माना गया। और यह तभी संभव है जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई। यदि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होता तो वह सिर्फ इस बात की जांच करता कि यह कोई कानून के तहत जो ये पर्सनल लिबर्टी है वो छीनी जा रही है अथवा नहीं, किंतु अब वह जो सुप्रीम कोर्ट है इस बात की भी जांच कर लेता है कि जो ये लॉ है वो जस्ट, फेयर और रीज़नेबल भी है क्या नहीं। तो इसके द्वारा नागरिकों को एक कदम आगे बढ़कर और भी अधिकार प्रदान किए गए। तो उम्मीद है आज की ये जो डिबेट थी इसमें आपकी समझ और बेहतर हुई होगी। धन्यवाद।